नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत का एक पड़ोसी देश संकट में है, बहुत संकट में। वहां के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, न रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे। भड़के लोगों ने राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। वहां नेताओं पर लोगों का रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं बात कर रही हूं श्रीलंका की। भारत के इस पड़ोसी देश का वर्तमान सामने है, लेकिन भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की स्थिति में न तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, न कूटनीति के जानकार। श्रीलंका के मौजूदा हालात को देखकर भारत के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि चारों ओर समंदर से घिरे इस खूबसूरत मुल्क से भारत का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। श्रीलंका के कई हिस्से रामायण काल की निशानियों से भरे पड़े हैं। वहां की बोली से लेकर धर्म तक भारत से गहरे रिश्तों की बुलंद कहानी बयां करते हैं। आजादी के बाद भी भारत ने श्रीलंका को कई मौकों पर संभालने की कोशिश की, कई तरह से मदद की। पिछले 7 दशक में दिल्ली और कोलंबो के रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं। श्रीलंका के लोग एक बार फिर मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बीच मजबूत और कमजोर कड़ी क्या है। कभी श्रीलंका में शांति के लिए भारतीय फौज के 1165 शूरवीरों ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन बदले में श्रीलंका ने क्या किया? कभी चीन के साथ गलबहियां करता दिखा, तो कभी भारत के करीब आता दिखा। एक अच्छे पड़ोसी के नाते भारत संकट में फंसे श्रीलंका की हर तरह से मदद कर रहा है। हमें ये भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि कोलंबो से बेहतर रिश्ते दिल्ली के लिए कितने जरूरी हैं। श्रीलंका का मौजूदा संकट भारत के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। श्रीलंका में शांति भारत की तरक्की में किस तरह से मददगार साबित होती रही है। श्रीलंका बार बार चीन की गोद में क्यों बैठ जाता है? ऐसे सभी सुलगते सवालों के जवाब तलाशने के लिए भारत और श्रीलंका के अतीत के पन्नों को पलटना होगा। आज मैं आपको पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर तक दिल्ली और कोलंबो के बीच रिश्तों के सेंसेक्स को समझाने की कोशिश करूंगी, अपने खास कार्यक्रम लंका का चरित्र दोष में। लंका के चरित्र में कुछ न कुछ ऐसा दोष रहा है जिसकी वजह से वो वक्त के साथ पाला बदलने में अपनी बेहतरी देखता रहा है। सामरिक रूप से अहम श्रीलंका के हुक्मरानों का एक पैर दिल्ली और दूसरा बीजिंग में हमेशा रहा है। भारत को आजादी मिलने के कुछ महीने बाद ही श्रीलंका भी आजाद हो गया। तब उसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। जिस तरह भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, उसी तरह सिलोन में भी अंग्रेजों की तमिल और सिंहलियों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति चलती रही। भले ही सिलोन में सिंहला समुदाय की आबादी तमिलों से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन उनके मन में ये बात अंग्रेजों के जमाने से ही बैठ चुकी थी कि तमिल उनका हक मार रहे हैं। आज के श्रीलंका और उस दौर के सिलोन में जब अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा, तो वो सत्ता सिंहला समुदाय के नेताओं को सौंपकर चले गए। श्रीलंका की आजादी के साथ ही सिंहला राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया। भारतीय तमिलों से कानून बनाकर वोट का अधिकार भी छीन लिया गया। तमिलों को नागरिकता के लिए ये प्रमाणित करने को कहा गया कि उनके माता पिता श्रीलंका में पैदा हुए और 1939 से लगातार वहां रह रहे हैं। श्रीलंका में रह रहे तमिल भारतीयों को वापस भेजने की मुहिम भी जोर शोर से चलने लगी। आजादी के तुरंत बाद भारत और श्रीलंका के बीच तमिल प्रवासियों के मुद्दे पर तल्खियां सामने आने लगी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने साफ साफ कह दिया था उस वक्त कि श्रीलंका के तमिल अब वहीं के नागरिक हैं। श्रीलंका में संघर्ष के बीज आज से 7 दशक पहले ही बढ़ चुके थे। हालांकि उसका चरित्र आज के संकट से थोड़ा अलग था।
श्रीलंका की आजादी के समय भी हालात गृह युद्ध जैसे बने थे और साल 2022 में भी सड़कों पर संग्राम जारी है। ये वहां के समाज में बोए गए नफरत के बीज और वोट बैंक पॉलिटिक्स का रक्त चरित्र ही है कि श्रीलंका अपनी आजादी के 74 वर्षों में से आधे समय तक गृह युद्ध और संघर्ष से जूझता रहा है। श्रीलंका में जो जिस तरीके का मानवाधिकार उल्लंघन हुआ, या आप ये कहिए कि जो एक ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी श्रीलंका में डेवलप हुई, और जो आप ये कहिए कि लोकतंत्र की एक हत्या हुई, क्योंकि हालांकि पार्लियामेंट्री सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट का, सिविल वॉर का। क्यों नहीं हो पा रहा था कि पार्लियामेंट में तो सिंहली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी थे और वो इस डिमांड को मान नहीं रहे थे, तो मिलिट्रीली दबा दिया गया, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र की भी साथ साथ हत्या हुई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान श्रीलंका में चाय और रबर की खेती के लिए भारी तादाद में भारतीय तमिलों को कांडियान पर्वत के इलाकों में बसाया गया। ऐसे लोगों की तादाद करीब 10 लाख के आसपास थी, जो कई पीढ़ियों से लंका में अपना खून पसीना बहा रहे थे। जब फरवरी 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली तो श्रीलंका की आबादी में सिंघली समुदाय की आबादी करीब 74% थी। वहीं श्रीलंका में रह रहे तमिलों की तादाद 18% थी, जो श्रीलंका के कुल वोटर्स में करीब 30% थे। लेकिन आजाद श्रीलंका में कानून बनाकर तमिलों के वोट के अधिकार को छीनने की बड़ी कोशिश हुई। नए कानून से श्रीलंका में तमिल वोटर्स की तादाद गिरकर 20% पर आ गई। श्रीलंका चाहता था कि तमिल भारत लौट जाएं, लेकिन भारत के तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलों की भारत वापसी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि श्रीलंका के तमिल वहीं के नागरिक हैं। तमिल जो माइनॉरिटी है उनके प्रति वहाँ के सरकार का, वहाँ की जनता का जो विचार रहा है, और एक किस्म का जो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तमिलों के प्रति, उसके बारे में हमारे तमिलनाडु में रिएक्शन हुई और ये बढ़ता गया। जो तमिल माइनॉरिटी कम्युनिटी था वो अपने आप को कहीं उनके साथ भेदभाव नज़र आया कि अब वो लोग जो एक प्राइम पोजीशंस में थे, एक अच्छी मजबूत स्थिति में थे, वो कहीं उनके हाथ से निकलती जा रही है। इस तरीके का जो इक्वेशन था उसका विरोध हुआ और वो विरोध चलता रहा। आप ये कहिए कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंटरफेस हो गया श्रीलंकन पॉलिटिक्स में, कि अब जो डेस्टिनी था श्रीलंका का वो सिंहली बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा डिसाइड करने लग गई, और तमिल्स उसमें अपने आप को कहीं पिछड़ा हुआ देखने लगे। आजादी के बाद भारत और श्रीलंका के रास्ते कुछ हद तक मिल रहे थे, कुछ अलग भी थे। मसलन आजादी के बाद श्रीलंका का अंग्रेजों से सैन्य गठबंधन जारी रहा। ट्रिंकोमाली नेवल बेस और कटुनाई के हवाई अड्डा अंग्रेजों के कब्जे में रहा, यानी श्रीलंका की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। चीन और जापान के साथ बेहतर रिश्तों में श्रीलंका अपना फायदा देखने लगा, तो भारत के साथ कुछ मुद्दों पर ऑपरेशन और कुछ पर कोऑपरेशन दोनों चलता रहा। पंडित नेहरू के दिमाग में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ पड़ोसी श्रीलंका के साथ तमिलों का मुद्दा भी रहा। संविधान के जरिए भारत में प्रवासी तमिलों की नागरिकता की राह आसान की गई। भारतीय तमिलों के हितों की रक्षा के इरादों से साल 1954 में नेहरू कोटेवाल समझौता हुआ। इसके मुताबिक श्रीलंका में रहने की ख्वाहिश रखने वालों को श्रीलंका की नागरिकता दी जाए। जो भारत की नागरिकता चाहते हैं उन्हें भारत भेजा जाए। अवैध आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। नागरिकता से जुड़े आवेदनों पर तुरंत फैसला हो। आबादी के आधार पर तमिलों को प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन नेहरू कोटलवाल समझौते की शर्तों के पालन में श्रीलंका ने ईमानदारी नहीं दिखाई। नागरिकता के दावे संबंधी आवेदन दराजों से बाहर निकालने में जानबूझकर देरी लगाई गई। आवेदनों को खारिज करने के लिए नई नई वजहें खोजी जाने लगी। ऐसे में श्रीलंका के भीतर लाखों लोगों का एक ऐसा समूह बन गया जो किसी देश का नागरिक नहीं था, जिसके पास किसी तरह के अधिकार नहीं थे। भारत से श्रीलंका की दूरी महज 36 किलोमीटर है। दोनों देशों के बीच 1 किलोमीटर लंबा और करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ा एक टापू है, जिसे कक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस टापू पर कब्जे को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद था। छोटे बड़े कई विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिशें होती रही। श्रीलंका भी अपने नफा नुकसान को देखते हुए चीन, जापान और पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ने में जुटा रहा।
दूसरे देशों की श्रीलंका में गहरी दिलचस्पी की एक बड़ी वजह भौगोलिक रूप से समंदर के कारोबारी रूट पर उसकी मौजूदगी थी। लेकिन श्रीमती भंडार नायके के दौर में दिल्ली और कोलंबो के बीच रिश्तों में मिठास बढ़नी शुरू हुई, पर चीन से भी उनका लगाव बना रहा। साल 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो श्रीलंका ने उसे आक्रमणकारी तो नहीं कहा, लेकिन बीजिंग के एक तरफा युद्ध विराम का स्वागत भी किया। अगर 60 साल पहले भारत पर आए बड़े संकट के बीच कोलंबो की भूमिका को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें तो उसमें वो भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के रोल में आने की कोशिश करता दिखता है। श्रीमती भंडार नायके के दौर में दिल्ली और कोलंबो के बीच अविश्वास की खाई को पाटने की बड़ी कोशिश हुई। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के दौर में भारत और श्रीलंका के बीच ज्यादातर विवाद सुलझते दिखे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ कोलंबो की स्थानीय राजनीति एक बार फिर जोर शोर से सिंहला बनाम तमिल भारतीय की परिक्रमा करने लगी। श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी हिस्से में रहने वाले तमिलों के गुस्से की आग को भले ही कोलंबो में बैठे हुक्मरान न समझ रहे हों, लेकिन तब के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अच्छी तरह समझ रहे थे। ऐसे में प्रवासी तमिलों की समस्या सुलझाने और दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और सिरिमावो भंडारनायक बातचीत की मेज पर बैठे। भारत और श्रीलंका के सामने था 9,75,000 लोगों की नागरिकता का सवाल। ऐसे में समझौता हुआ। 5.25 लाख लोगों की प्राकृतिक बढ़ोतरी को भारत और 3 लाख लोगों को श्रीलंका नागरिकता देगा। इस काम को पूरा करने के लिए 15 साल का टारगेट रखा गया। करार में यह भी बात साफ की गई कि श्रीलंका में रहने वाले भारतीय सिर्फ 4,000 रुपए ही भेज पाएंगे। कोलंबो और दिल्ली के बीच केमिस्ट्री बेहतर होने लगी। अगर हम उसमें ध्यान नहीं देते तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता कि दूसरी शक्तियां जो है उसमें अननेसेसरी इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार बैठी थी। तो सबसे बड़ा इशू जो था हमारे लिए कंडीशनिंग था कि हम इन्वॉल्व हों या ना हों। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम की कुर्सी पर बैठी इंदिरा गांधी। साल 1965 के श्रीलंका चुनाव में सिरिमावो भंडारनायके की पार्टी चुनाव हार गई और डुडले सेनानायके सत्ता में आए। इस दौर में विदेश नीति के मोर्चे पर श्रीलंका का रुख कई मामलों में भारत के करीब दिखा, लेकिन तमिलों के मुद्दों पर गाड़ी कुछ खास आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद 1970 में जब भी सिरिमावो भंडारनायके की सत्ता में वापसी हुई तो दिल्ली और कोलंबो के रिश्तों में नई गर्माहट महसूस की जाने लगी। कई समझौते हुए जिनके तहत भारत श्रीलंका कई मोर्चों पर मिलकर काम करने लगे। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सहयोग की बड़ी पहल हुई। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए कच्छ टापू श्रीलंका को सौंप दिया। इंदिरा गांधी के टाइम में आप ये कहिए कि एक तरीके का जो श्रीलंका के साथ हमारे संबंध थे वो रेसिप्रोसिटी बेस्ड थे कि आप हमारे सिक्योरिटी और हमारे पॉलिटिकल इश्यूज के प्रति संवेदनशील रहिए, हम आपकी सिक्योरिटी और आपके जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे। दोनों को एक दूसरे को, तो एक रिलेशंस जो था वो रेसिप्रोसिटी बेस्ड था, एक दूसरे का ख्याल किया जाता था, चाहे वो सुरक्षा के मामलों में हो या बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज़ के मामले में हो। आप ये देखिए कि भारत वहाँ का जो कोलंबो पोर्ट्स है उसको डेवलप करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा। बाकी जो और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रेल, रोड में भी भारत ने एक बहुत सक्रिय भूमिका श्रीलंका में निभाई। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे मुद्दे तो धीरे धीरे सुलझने लगे थे, लेकिन तमिल प्रवासियों का मुद्दा उलझा ही रहा। इंदिरा गांधी और सिरिमावो भंडारनायके की तमाम कोशिशों के बाद भी तमिलों का मुद्दा सुलझ नहीं पाया था। श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी हिस्से में तमिल एकजुट होकर बड़ी ताकत बन चुके थे। वो हाथों में हथियार लहराते हुए श्रीलंकाई पुलिस और फौज को चुनौती देने लगे और अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग करने लगे। भारत की तरह श्रीलंका अपने सभी नागरिकों को बराबर की नजरों से नहीं देख रहा था। वहां की सरकार
अल्पसंख्यक तमिलों को सताने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रही थी। मसलन सिंगला भाषा को श्रीलंका का राजभाषा बना दिया गया। नौकरियों में अच्छे पद सिंगला समुदाय के लिए रिजर्व कर दिए गए। बौद्ध धर्म को मुल्क का प्राथमिक धर्म बना दिया गया। ये श्रीलंका के इतिहास का वही दौर है जिसमें गोटबाया राजपक्षे एक युवा आर्मी ऑफिसर के रूप में श्रीलंका की सेना में शामिल हुए थे, जो आज की तारीख में मुल्क की बर्बादी के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। हम एक बार फिर 1970 में श्रीलंका के हालात की ओर लौटते हैं। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों का गुस्सा भड़का। उन्होंने मुल्क के उत्तर और पूर्वी हिस्सों को अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। तमिल क्षेत्रों में सिंहला सुरक्षा बलों और तमिल लड़ाकों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। साल 1976 में तमिल लड़ाकों ने एक बड़ा संगठन खड़ा किया। इसे नाम दिया गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी LTTE। ये बिल्कुल फौज की तरह का संगठन था। तमिलों के आक्रोश और अलग देश की मांग को खत्म करने के इरादे से एक पहल साल 1978 के बाद शुरू हुई, जब रिचर्ड जयवर्धने सत्ता में आए। उनकी सरकार ने तमिल को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। स्थानीय सरकार में तमिलों के हक हुकूक को बढ़ाने की कोशिश हुई। उधर LTT लगातार ताकतवर होता जा रहा था। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा था उससे भारत के तमिलनाडु की राजनीति भी प्रभावित हो रही थी। तब भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे राजीव गांधी। तमिलों की समस्या का स्थायी समाधान के इरादे से राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ एक करार पर दस्तखत किया, जिसका वहां के कई राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया। विरोध करने वालों में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री राणा सिंघे प्रेमादासा भी थे। दिल्ली और कोलंबो के बीच हुए समझौते में तय हुआ कि श्रीलंका की सेना पीछे हटेगी और उत्तरी इलाकों में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कानून व्यवस्था पर नजर रखेगी। 23 जुलाई 1983 LTT के छापामार लड़ाकों ने श्रीलंकाई आर्मी के 13 जवानों का काम तमाम कर दिया। LTT की अगुवाई कर रहा था हमेशा सेना के वर्दी में दिखने वाला वेलुपिल्लाई प्रभाकरण। ये सीधे सीधे कोलंबो में बैठी रणसिंघे प्रेमदासा सरकार और सेना को चुनौती थी। अगले ही दिन श्रीलंका की सेना ने तमिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। बहुत खून खराबा हुआ। कहा जाता है कि इस हिंसा में करीब 3000 तमिल मारे गए। श्रीलंकाई सेना के इस ऑपरेशन से तमिलों को एकजुट करने का बड़ा मौका प्रभाकरण को दे दिया। LTT के लड़ाकों का लश्कर और बड़ा हो गया। प्रभाकरण के छापामार लड़ाके अपने साथ हमेशा साइनाइड कैप्सूल रखते थे और पकड़े जाने पर साइनाइड खाकर जान दे देते थे। ऐसा लगने लगा जैसे श्रीलंका बारूद की ढेर पर बैठा हो। कभी बसों में आग, कभी बम विस्फोट। श्रीलंका में कभी भी और कुछ भी हो सकता था। ऐसे में जनवरी 1987 में राष्ट्रपति जयवर्धने ने तमिलों के गढ़ जाफना में 10,000 आर्मी जवानों को उतार दिया और मिलिट्री शासन लगा दिया। LTT के सफाई के लिए श्रीलंकाई एयरफोर्स ने जाफना में आसमान से बमबारी भी शुरू कर दी। श्रीलंकाई आर्मी के एक्शन का रिएक्शन ये हो रहा था कि जान बचाने के लिए तमिल समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हो रहे थे। दूसरी ओर निर्दोष तमिल भी मारे जा रहे थे। ऐसे में भारत की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने रेड क्रॉस के बैनर तले मानवीय मदद भेजी। इससे दिल्ली और कोलंबो के रिश्तों में रूखापन महसूस किया गया। कई स्तर के भीतर खाने बातचीत के बाद 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और JR जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि 48 घंटे के भीतर उत्तर पूर्वी इलाकों में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। उत्तर पूर्वी इलाकों से श्रीलंका सरकार की सेना पीछे हटेगी। भारत की शांति सेना कानून व्यवस्था पर नजर रखेगी। दिल्ली और कोलंबो के बीच जो करार हुआ था उसे लागू कराने के लिए इंडियन आर्मी के 4 डिवीजन यानी करीब 80,000 फौजियों को श्रीलंका के जमीन पर उतार दिया गया।
राजीव गांधी और जयवर्धने की डील से मुल्क के सिंगला और मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत खफा थे। प्रभाकरण को भी बातचीत के टेबल पर लाया गया, जिसके लिए उसने बहुत अनमने ढंग से हामी भरी थी। भारत की सोच थी कि एलटीटी लड़ाके इंडियन आर्मी पर हमला नहीं करेंगे और भारतीय सेना का मकसद भी तमिल लड़ाकों का सरेंडर करवाना था। लेकिन यहीं पर सरकार और खुफिया विभाग गच्चा खा गए। इस मिशन में इंडियन आर्मी के 1100 से अधिक जवान और अफसर शहीद हुए, 3000 से ज्यादा घायल हुए। साल 1989 के श्रीलंकाई चुनावों में रणसिंघे प्रेमदासा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारत से शांति सेना की वापसी की अपील की। दरअसल श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में सिंगला आबादी भारतीय शांति सेना का प्रचंड विरोध कर रही थी। दूसरी ओर वो मकसद भी हासिल होता नहीं दिख रहा था जिसे सोचकर भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला किया था। इस बीच भारत में भी सत्ता का मिजाज बदला और साल 1990 में बगैर मिशन पूरा किए ही भारत की शांति सेना को वापस लौटना पड़ा। भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते से वहां के लोगों के गुस्से का अंदाजा 30 जुलाई 1987 की एक घटना से लगाया जा सकता है। कोलंबो में राजीव गांधी को सेना की टुकड़ी सलामी दे रही थी। तभी सलामी गारद में शामिल एक जवान ने राजीव गांधी पर राइफल की बट से जानलेवा हमला किया। इस हमले में तो राजीव गांधी बाल बाल बचे, लेकिन श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के बाद इंडियन आर्मी को बगैर अपना काम पूरा किए ही लौटना पड़ा। साल 1991 में तमिल उग्रवादियों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरण भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुका था। दिल्ली और कोलंबो के रिश्तों में कड़वाहट बनी रही। दोनों एक दूसरे को शक की नजरों से देखते रहे। लेकिन साल 1994 में जब श्रीलंका की बागडोर चंद्रिका कुमारतुंगे के हाथों में आई तो दिल्ली से रिश्तों की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। दोनों देशों के हुक्मरानों के बीच आवाजाही का सिलसिला शुरू हुआ। चंद्रिका कुमारतुंगे हों या रानिल विक्रमसिंघे, इंद्र कुमार गुजराल हों या अटल बिहारी वाजपेयी, सत्ता चक्र भले ही बदलता रहा, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में मिठास बढ़ती रही। उधर एलटीटी भी कभी युद्ध तो कभी संघर्ष विराम तो कभी बातचीत के राह पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन साल 2004 में श्रीलंका की सत्ता में आते ही महिंदा राजपक्षे ने एलटीटी को कुचलना शुरू कर दिया, जो मई 2009 में प्रभाकरण के खात्मे के साथ खत्म हुआ। राजपक्षे एक साथ चीन और भारत दोनों को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ते रहे। चंद्रिका कुमारतुंगा हो या रानिल विक्रमसिंघे, दोनों के दौर में दिल्ली और कोलंबो के बीच फासले कम हुए। कारोबार और सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने लगे। दोनों देशों ने आयात होने वाली सैकड़ों वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया। साल 2005 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर महेंद्र राजपक्षे बैठे। उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि किसी भी तरह से लिट्टे का सफाया, जाफना से चरमपंथियों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है। राजपक्षे के दौर में श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी हिस्से में आर्मी ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन इस बार स्थिति 1984 से लेकर 1987 तक चली स्थिति से बहुत अलग थी। भारत भी श्रीलंकाई सेना के ऑपरेशन पर बिल्कुल चुप था और 21 मई 2009 को श्रीलंकाई सेना ने एलटीटी के चीफ और मुल्क में खौफ का दूसरा नाम प्रभाकरण का काम तमाम कर दिया। राजीव गांधी के एसिसिनेशन से लेके 2009 तक को ऐसा इंडियन का था, इंडियन डिप्लोमेटिक पोजीशन वाज वेरी क्लियर कि हम वी आर अनकंसर्न, आप अपना देखिए, है ना, ट्रेड जितना ट्रेड रिलेशन रखना रखिए, बाकी पॉलिटिकली हमको कोई लेना देना नहीं है। एलटीटी के खात्मे के बाद राजपक्षे की छवि श्रीलंका में बरगद जैसी हो गई। वो एक ओर भारत से रिश्ते बेहतर करने में जुटे रहे तो दूसरी ओर चीन से भी अपने मुल्क के लिए आर्थिक मदद जुटाते रहे। राजपक्षे परिवार ने अपने गृह जिले हम्बनटोटा में कई गैर जरूरी निर्माण करवाए, जैसे एयरपोर्ट और स्टेडियम। न हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर यात्री दिखते हैं, न स्टेडियम की कुर्सियां कभी भरी हैं। दोनों ही घाटे में चल रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह पहले ही चीन अपने कब्जे में ले चुका है। जब हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने पहले भारत को प्रपोज किया था, भारत को ऑफर किया था,
परंतु भारत ने देखा जो उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, उसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट एडवांटेज नहीं है, वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वायबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए भारत ने उसको लेने से मना कर दिया। महेंद्र राजपक्षे के दौर में चीन को श्रीलंका में बड़े बड़े ठेके मिले। दरअसल चीन की श्रीलंका में दिलचस्पी एक बड़ी वजह सामरिक रूप से अहम इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव कम करना भी था, तो राजपक्षे परिवार ने भी भारत से अपना कनेक्शन जोड़े रखा। साल 2014 में भारत में भी सत्ता का मिजाज बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में महेंद्र राजपक्षे भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने का काम भी बड़ी सफाई से शुरू हुआ। राजपक्षे परिवार नफा नुकसान देखते हुए चीन के करीब जाने में ज्यादा फायदा देखने लगा, तो भारत के साथ भी कारोबारी रिश्ते जारी रहे। यही वजह है कि भारत श्रीलंका में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें से कुछ कभी चीन के हाथों में थी। फिलहाल श्रीलंका में भारत रिंकोमाली बंदरगाह का विकास, जाफना के पास हाइब्रिड बिजली परियोजना, मत्स्य पालन बंदरगाह का विकास और नौका सेवाओं को फिर से शुरू करना शामिल है। बेघर हुए लोगों के लिए 50,000 घर बनाने जैसी कई परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। इतना ही नहीं, एक हवाई अड्डे का विकास, एक रिफाइनरी की स्थापना का प्रस्ताव भी भारत के जिम्मे है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की गहरी खाई में गिरने की कई वजहें हैं, मसलन कर्ज का भारी बोझ, कोरोना की वजह से पर्यटकों का दूर होना, जैविक खेती से चाय का उत्पादन कम होना। कोरोना वैश्विक महामारी थी, लेकिन दुनिया के अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पा रहे कि राजपक्षे सरकार ने अचानक जैविक खेती का फैसला क्यों लिया। क्या इसके पीछे किसी का दबाव था? आज की तारीख में श्रीलंका के जो हालात हैं, उसके लिए बहुत हद तक वहां की राजपक्षे सरकार की नीतियां जिम्मेदार बताई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका के मर्ज का इलाज क्या है। संभवतः श्रीलंका जिस संकट से गुजर रहा है, उससे उबरने में 1-2 साल नहीं, कम से कम 5 साल लगेंगे, और ये भी तब मुमकिन है जब श्रीलंका के लोग एक ऐसा शांतिपूर्ण माहौल बनाएं जिसमें दूसरे देश आराम से वहां शांत और खूबसूरत फिजाओं में विकास परियोजनाओं का पूरा करने में दिलचस्पी दिखाएं। अपनी आजादी के समय से ही श्रीलंका जिस रास्ते आगे बढ़ा, उसने मुल्क को कई बार गृह युद्ध की आग में झोंका है। वहां की अंदरूनी सियासत उलझी और विरोधाभासी है, जिसके कारण कूटनीतिक रिश्ते बुरी तरह प्रभावित होते हैं। आज की तारीख में श्रीलंका जहां खड़ा है, वहां से आगे का रास्ता एक अंधेरी सुरंग की तरह है, जहां से निकलने में श्रीलंका की न तो चीन बहुत ज्यादा मदद करने की स्थिति में है और न ही भारत। श्रीलंका के लोगों को भी आंदोलन और हुक्मरानों को उखाड़ फेंकने की नई हवा लग चुकी है। ऐसे में श्रीलंका के लिए फिर से खड़ा होना सागर पार करने से कम नहीं होगा। एक सवाल और, श्रीलंका की फिजाओं में गूंज रहा है कि मुल्क की कमान किसके हाथों में आएगी। श्रीलंका के मौजूदा संकट के बीच भारत की समस्या ये है कि अगर वहां लंबे समय तक उथल पुथल जारी रहा तो शरणार्थियों के तमिलनाडु पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरा, श्रीलंका में संकट और गहराने का असर हिंद महासागर के कारोबारी रूट पर भी पड़ना तय है। अगर मौजूदा रूट प्रभावित या डिस्टर्ब हुआ तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाने वाले मालवाहक जहाजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तीसरा, श्रीलंका में भारत के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें मोटा निवेश हुआ है, उनके फंसने की आशंका बढ़ जाएगी। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच चीन तो चुपचाप है, लेकिन भारत एक पड़ोसी के नाते श्रीलंकाई लोगों की लगातार मदद कर रहा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को भारत से अभी और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अपने डूबते पड़ोसी को बचाने के लिए पानी में किस हद तक उतरेगा, क्योंकि एक ओर भारत के सामने पड़ोस धर्म है और दूसरी ओर श्रीलंका से रिश्तों का खट्टा मीठा अनुभव। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।